हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बात की। ठीक है बेटा, आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उससे हमें क्या फायदा है, क्या एडवांटेजेस है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली कब परफॉर्म होता है या वो कब होता है, जब जो कंडीशन है वो कैसी हो, बाई पेरेंटल कंडीशन हो। कैसी कंडीशन हो? बाई पेरेंटल कंडीशन हो, मतलब मेल एंड द फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, तो कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल जब दोनों कोइटस में या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करे तो वो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोइटस करते हैं, कोपुलेशन करते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस या फिर न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस हो रही थी वो बेसिकली कैसे हो रही थी कि जैसे मान लो अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ले, अगर हमने बाइनरी फिजन लिया तो कैसे एक सेल है वो दो में डिवाइड होके फिर वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रही थी। ऐसे ही मल्टीपल फिजन में हमने देखा था कि एक सेल है उसके काफी फिजन हो गए, काफी वो पार्ट्स में डिवाइड हो गई और फिर उससे न्यू एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंक्लूड नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेल एंड फीमेल पेरेंट्स क्या है? इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे, तो जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड through the process of fusion of gametes। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? थ्रू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो मेल गैमेट लिया एंड द फीमेल गैमेट लिया। ठीक है, मेल गैमेट कौन से होते हैं बेटा? स्पर्म्स कौन से होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। फीमेल गैमेट की अगर हम बात करें तो एग, या फिर हम इसको बोलते हैं ओवा। ठीक है, तो मेल गैमेट क्या हुए? ये गैमेट्स है, ये गैमेट्स है। मेल का गैमेट क्या है? स्पर्म्स, और फीमेल के गैमेट्स क्या है? एग या फिर ओवा। आपस में दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। आपस में दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। तो व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर नोन एज फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो फॉर्म होगा दोनों के फ्यूजन के बाद, दोनों गैमेट्स के फ्यूजन के बाद, तो वो क्या बनेगा? जाइगोट। वो क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। समझ में आई इतनी बात आपको? ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट आर नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्पर्म से और एग दोनों जब गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? इतना हो गया। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कुछ एनिमल्स को देखें, ठीक है, जैसे मान लो सपोज बेफेलो को देखो, तो क्या बेफेलो अकेली अपना यंग वंस प्रोड्यूस कर सकती है? अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं, उसको मेल की रिक्वायरमेंट होती है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो एक कैसा रिप्रोडक्शन हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें
तो ह्यूमन बींग्स को ले लो, ठीक है। उसके अलावा हैन को ले लो। जो हैन है वो जो एग ले करती है, जो चिक्स वगैरह प्रोड्यूस करती है, चिक्स वगैरह को जन्म देती है, तो उसके लिए उसको अदर जो मेल पेरेंट है उसकी जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। वो अकेली रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग को या यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहली जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बाई पेरेंटल होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट क्या हुआ, बाई पेरेंटल, ठीक है, कि दो पेरेंट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कराने के लिए। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बेटा अब हम जो बात करेंगे वो एक सीरीज में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बाई पेरेंटल देखा कि कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब मेल गैमेट का पता लग गया, फीमेल गैमेट का पता लग गया, आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है, या फिर हम बोल सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन अलग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है, ठीक है। तो जहां पे मेल सेक्स ऑर्गन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब जैसे ह्यूमन को ले लो, ठीक है, मैमल्स को ले लो, जो मेल है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स पाएंगे, जो फीमेल है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाएंगे। तो जब दोनों सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। समझ में आया इतना। तो यूनिसेक्सुअल आप कब बोलोगे, जब मेल है वो मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन को रखेगा, फीमेल है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन को रखेंगी अलग अलग सेपरेटली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। देखो यूनि और सेक्सुअल की, जो यूनि मतलब होता है एक, तो जो एक जो सेक्स है मतलब मेल जो सेक्स है वो एक अपना सिंगल जो मेल सेक्स ऑर्गन है उन्हीं को रख रहा है, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स में, ठीक है, और कुछ एनिमल्स में, सम प्लांट्स एंड सम ने मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बेसिकली, ठीक है, अगर हम बोले तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इन मोस्ट प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स and lower animals have both the sex organs, both the sex organs, ठीक है। कुछ बहुत से प्लांट्स और लोअर एनिमल्स ऐसे होते हैं काफी, जिनमें एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, एक इंडिविजुअल एनिमल में या एक सिंगल प्लांट में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, वो सेपरेटली नहीं पाए जाते। तो वो कंडीशन जहां पे दोनों सेक्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में या फिर एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, हर्माफ्रोडाइट। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। जब अलग अलग प्रेजेंट हो, मतलब सेपरेटली प्रेजेंट हो, मेल सेक्स ऑर्गन में, मेल में मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, तो हमने क्या बोला, यूनिसेक्सुअल। लेकिन जब एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही प्लांट में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाए, मेल भी और फीमेल भी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर्माफ्रोडाइट प्लांट या एनिमल्स होते हैं, अब उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, तो उसको अलग अलग जगह से गैमेट्स इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, अलग उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन।
अब जो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है। मेल में सिर्फ स्पर्म्स पाए गए, फीमेल में एग या ओवा पाए गए। दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, दोनों के फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, दोनों के फ्यूजन को हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही प्लांट में जब दोनों पार्ट, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गैमिट्स का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अब ये गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया। गैमिट के फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें पता लग गया कि कौन कौन से जो सेक्स ऑर्गन्स है, अगर वो सेपरेटली प्रेजेंट है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोला। अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स किसी एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो उसको हर्माफ्रोडाइट कंडीशन बोली। अब हम बात करते हैं सेकंड बेसिक फीचर के बारे में। तो फर्स्ट बेसिक फीचर तो हमने क्या पढ़ा, बाई पेरेंटल। सेकंड बेसिक फीचर के बारे में हम बात करेंगे मियोसिस। ठीक है बेटा, मियोसिस। मियोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो मियोसिस क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन है। क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन बेसिकली टू टाइप्स की होती है। हम बात करते हैं माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस क्या है, एक टाइप का सेल डिवीजन है। मियोसिस किस टाइप का सेल डिवीजन है, ये रिडक्शनल सेल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल टाइप का सेल डिवीजन है। अब हमने इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों बोला, देखो रिडक्शनल का मतलब होता है कोई चीज रिड्यूस हो जाना, पहले कोई चीज ज्यादा थी फिर उसका कम हो जाना, क्या कहलाएगा, रिडक्शन, रिडक्शनल कहलाएगा। ठीक है, तो रिडक्शनल सेल डिवीजन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। कौन से सेल डिवीजन में, मियोसिस में। ठीक है, इसलिए मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होने का मतलब क्या है, पहले क्रोमोसोम का नंबर 2n है, 2n कंडीशन है। आफ्टर द मियोसिस, मियोसिस परफॉर्म हुआ, आफ्टर द मियोसिस ये क्या फॉर्म कर लेगा, हैप्लॉइड सेल फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, हैप्लॉइड सेल फॉर्म कर लेगा। तो 2n को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड कंडीशन, और n को हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर पहले क्या था, 2n था, डिप्लॉइड था, फिर आफ्टर द मियोसिस क्या हो गया, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया, n में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप की मियोसिस के दौरान 4 सेल्स बनेंगी nn की। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो मियोसिस समझ में आया, सिर्फ इतना याद रखना है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम नंबर क्योंकि हाफ हो जाता है इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन बोल रहे हैं। अब जो मियोसिस का प्रोसेस है वो इन ऑल लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ स्पैन में एक बार होता है। वो कब, ड्यूरिंग दी मियोसिस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार होता है, इट अकर्स वंस इन अ लाइफ। ठीक है, मियोसिस occurs once in the life of all sexually reproducing organisms। मियोसिस का जो प्रोसेस है वो पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार परफॉर्म होता है इन दी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में जो मियोसिस सेल डिवीजन है, जो रिडक्शनल सेल डिवीजन है, वो सिर्फ एक बार होता है। और वो कब होता है,
ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, जब मेल्स में तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल्स में ओवा का या एग का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है एक सिंगल टाइम। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो मियोसिस का प्रोसेस जो सिंगल टाइम होता है ड्यूरिंग द लाइफ, ठीक है, वो कब होता है, ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस या ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, मैंने पहले बताया था बाई पेरेंटल, तो मैंने बताया कैसे मेल में कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या कौन सा सेक्स गैमेट होता है, फीमेल में कौन से गैमेट होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की गैमेट्स, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं उन गैमेट्स में मियोसिस हो गया। क्या हो गया, उन गैमेट्स में मियोसिस हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है स्पर्म का और ओवा का, वो किसकी हेल्प से होता है, मियोसिस के द्वारा ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम बात करेंगे गैमेट्स के बारे में। अब मियोसिस के बाद जो थर्ड बनेगा वो क्या बनेंगे, गैमेट्स। ठीक है, अब देखो गैमेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो गैमेट्स में आपको पता है जो गैमेट्स है या सेक्स सेल्स है या फिर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो पार्टिसिपेट करती है इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें जो गैमेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, वो दोनों एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, एक ही इंडिविजुअल में उन दोनों का फॉर्मेशन होता है। उसको हमने क्या बोला था, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। लेकिन जब गैमेट्स अलग अलग दो सेपरेट इंडिविजुअल्स में इसका फॉर्मेशन होता है तो उसको हमने क्या बोला था, यूनिसेक्सुअल। ठीक है बेटा, इतनी बात आई आपको समझ में। अब अगर हम बात करें गैमेट्स के बारे में तो इतना तो आपको पता ही है, मेल गैमेट जो है उसका नाम क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म के बारे में अगर हम बात करें कि स्पर्म कैसा है, तो स्पर्म कैसा होता है, इट जनरली मोटाइल होता है और स्मॉल होता है। क्या होता है, मोटाइल एंड द स्मॉल। ठीक है, जो स्पर्म है वो मोटाइल का मतलब है कि वो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है। ड्यूरिंग द कोइटस या ड्यूरिंग द कोपुलेशन क्या होता है, जो मेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां से स्पर्म इजेक्ट होके कहाँ पे जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और फिर वो क्या होता है, मोटाइल। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल होता है। मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, जब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। ऐसा होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो जो स्पर्म है वो कैसा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉल गैमेट होता है। अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, तो जो फीमेल का गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवा या फिर एग। जो फीमेल गैमेट है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है और लार्ज, बड़ा होता है। ठीक है, जो एग है वो बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू दी स्पर्म। स्पर्म के कंपैरिजन में जो एग है या ओवा है, जो फीमेल गैमेट है, वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई भी मूवमेंट नहीं होता। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर यूट्रस में ये क्या रहता है, इम्प्लांट रहता है, और मतलब यूट्रस में रहता है, फेलोपियन ट्यूब में। जब आप आगे आप बात करोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, वहां पे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू दी फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बाई पेरेंटल पढ़ा था, दो पेरेंट्स की जरूरत थी, मेल एंड द फीमेल। अब मेल और फीमेल के दोनों के अंदर हमने मियोसिस का प्रोसेस कराया। मियोसिस के प्रोसेस के बाद उनके गैमेट फॉर्मेशन किया, ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं फोर्थ, फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा हम, फर्टिलाइजेशन के बारे में।
अब जो गैमिट्स है, मेल गैमिट एंड दी फीमेल गैमिट, ये कैसी कंडीशन होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेक्स सेल्स होती हैं ये। हैप्लॉइड का मतलब है एन से डिनोट करोगे आप, ऐसे ही फीमेल है वो भी हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड कंडीशन होती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्टिलाइजेशन में आपने क्या किया, जैसा कि अब तक हमने पढ़ा है, व्हेन द मेल गैमिट एंड द फीमेल गैमिट आर फ्यूज्ड, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होगा तो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमिट किस कंडीशन में है? हैप्लॉइड। और फीमेल गैमिट की प्लॉइडी भी क्या है? हैप्लॉइड। जब दोनों का फ्यूजन होगा तो जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी? 2n। क्या कंडीशन आएगी? 2n। और ये किसकी होगी? जाइगोट की। इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लॉइड। तो दोनों के फ्यूजन को हमने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो सेल फॉर्म हुई, जो डिप्लॉइड सेल फॉर्म हुई, उसको हमने क्या बोला? जाइगोट। तो जब व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर्स, तो इसने क्या कॉज किया? फर्टिलाइजेशन। और एज ए रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट फॉर्म हुआ। और जाइगोट कैसी सेल है? एक डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दो हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन के बाद जो सेल बनी वो कैसी बनी? डिप्लॉइड सेल बनी, और उसका नाम क्या है? जाइगोट। इतनी बात समझ में आ गई फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब देखो बेटा, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी फीमेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी के अंदर हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड दी फीमेल बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी के अंदर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो इसके एग्जाम्पल है मैमल्स, बर्ड्स। ठीक है, ये 2 इसके एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। और भी होते हैं, रेप्टाइल्स हुए, इंसेक्ट्स हुए, पर आप ये 2 याद रखना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी के अंदर ना होके आउटसाइड हो। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? फ्यूजन हुआ 2 गैमिट्स का। तो जब दोनों गैमिट्स का फ्यूजन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो आप क्या बोल रहे हो? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब मेल एंड फीमेल दोनों गैमिट्स का फ्यूजन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा तो हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। क्या होगा? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो एग्जाम्पल है फ्रॉग। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? फ्रॉग हो गया। ठीक है, या उसके अलावा अगर आप अदर एग्जाम्पल लो तो इसके फिशेज ले लो, फिश वगैरह है। ठीक है, ये भी इसके एग्जाम्पल है। फ्रॉग में क्या होता है? जो मेल है, फ्रॉग, मेल फ्रॉग है, वो अपने स्पर्म्स, अपने गैमिट्स बाहर वाटर में रिलीज कर देता है। ऐसे ही जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने गैमिट्स बाहर वाटर में रिलीज कर देते हैं। फिर क्या होता है? बाहर वाटर में आउटसाइड दी बॉडी दोनों गैमिट्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा बेटा? जब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी फीमेल बॉडी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल, जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड दी फीमेल बॉडी होगा तो हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन में कुछ और टर्म्स के बारे में, ठीक है,
तो बेटा अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स को ले लो, ठीक है, या अदर जो डॉग्स वगैरह है, कैट है, इनको ले लो, ये मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? यंग वंस को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस। जो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं बेटा? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। ये टर्म्स याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, ठीक है। आपको आगे भी बहुत काम आएगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको याद रखनी है ये टर्म्स, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल आ गया मैमल्स, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है। फिर एग ले के बाद उनकी हैचिंग होती है, वो अंडे हैच होते हैं और फिर उसके बाद उसमें से एक नया यंग वन निकलता है। वो डायरेक्टली यंग वन को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वो ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं और फिर एग लेइंग के बाद उनमें से यंग वंस का, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्ट उसमें से प्रोड्यूस होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। एग्जाम्पल मैं दूं तो एग्जाम्पल आएगा बर्ड्स का। आपने काफी बार देखा होगा बर्ड्स वगैरह के नेस्ट को, ठीक है। वो नेस्ट में अपने अंडे रखती है, ठीक है। बर्ड्स वगैरह नेस्ट में अपने अंडे रखते हैं। काफी पेड़ों वगैरह पे भी देखे हुए होंगे आपने, रखे हुए रहते हैं उनके नेस्ट। तो वो ऑर्गेनिजम्स या फिर वो एनिमल्स या वो मेनली ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं वो कैसे होते हैं? ओविपेरस। और जो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं वो कौन से होते हैं? विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। अब हमने क्या किया? फर्टिलाइजेशन करा दिया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना है, जो स्ट्रक्चर बना है वो क्या है बेटा? जाइगोट। वो क्या है? जाइगोट। अगर हम जाइगोट के बारे में देखें कि जाइगोट क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें जाइगोट के बारे में कि जाइगोट क्या है, तो देखो जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है। कौन सी सेल है? एक डिप्लॉइड सेल है जो आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुई है। आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुई है, एक डिप्लॉइड सेल है। और जो जाइगोट है ये डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। यही जाइगोट फर्दर डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, पहले दो पेरेंट्स लिए, फिर उनके गैमिट का फॉर्मेशन, उसमें मियोसिस कराया, मियोसिस के बाद उसके गैमिट का फॉर्मेशन कराया, गैमिट्स फॉर्म होने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन के बाद अब जाइगोट जो बना उसके बारे में हमने बात की कि जाइगोट क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक हम बात करते हैं बेसिक फीचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? वेरिएशंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशंस पाई जाती है, क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो यूनिपेरेंटल था। उसमें सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर्स आ पाते हैं ऑफस्प्रिंग में। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बाई पेरेंटल है। उसमें मेल के भी और फीमेल के भी दोनों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। दोनों के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। तो जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स के, दो इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स फ्यूज हो रहे हैं, तो आप वहां पे क्या देखोगे? ज्यादा वेरिएशंस देखोगे। क्या देखोगे बेटा? ज्यादा वेरिएशंस देखोगे, ठीक है। तो वेरिएशन का एक तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाय पेरेंटल है, इस वजह से ज्यादा वेरिएशंस होती है। सेकंड, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें कि क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशंस के लिए, तो सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो बेटा,
ड्यूरिंग दी, आपने अभी बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमिट्स के फॉर्मेशन के लिए आपको जरूरत होती है मियोसिस की। किसकी जरूरत होती है? मियोसिस की। और मियोसिस जो सेल डिवीजन है, आप आगे जब फर्दर बात करोगे तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन दी क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन दी क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन लाने के लिए। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो ये क्रोमोसोम है, ये इसको मैं थोड़ा अलग पेन से बना रही हूं, एक ये क्रोमोसोम है। ठीक है, यहां पे मैंने जीन लिया बी, यहां पे ये लिया स्मॉल बी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे जीन लिया कैपिटल ए, यहाँ पे मैंने लिया स्मॉल ए। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है बेटा? इसकी जो ये आर्म है या फिर ये आर्म है, कौन सी भी आर्म हो सकती है, या तो ऊपर वाली भी हो सकती है, नीचे वाली भी, ये इसके साथ ऐसे क्रॉस कर जाए, ये इसके साथ ऐसे क्रॉस कर जाए, क्रॉसिंग कर जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। तो आफ्टर दी क्रॉसिंग ओवर जो रिजल्ट आएगा वो आपको कैसा मिलेगा? वो आपको ऐसा मिलेगा कुछ। आपको ये रिजल्ट मिलेगा आफ्टर दी क्रॉसिंग ओवर। देखो, तो इसकी जो आर्म थी, ये जो आर्म था, ये जो स्मॉल बी था, ये तो इस पे आ गया, और यहाँ का जो आर्म था ये इस पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण जो क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट थे उनका एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। पहले अगर आप देखो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए से जो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हो रहा था, और अब कैपिटल ए और स्मॉल बी से जो फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो देखो ये वेरिएशंस लेके आ रहा है, तो ड्यू टू दी क्रॉसिंग ओवर भी क्या आ रहा है? वेरिएशंस आ रहे हैं। और बेटा जैसे जैसे वेरिएशंस आते जाएंगे, जैसे जैसे और अदर फर्दर वेरिएशंस होते जाएंगे, तो वो क्या कॉज करेंगे? इवोल्यूशन। क्या कॉज करेंगे? इवोल्यूशन कॉज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशंस तो लेके ही आता है, साथ साथ वो इवोल्यूशन भी करवाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा तो लोगों के पास जो एडेप्टेबिलिटी है किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव करने की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बेटर एडेप्टेबिलिटी। बेटर एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, बेटर एडेप्टेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें पुराने टाइम की, अब हम इवोल्व हो गए, इवोल्यूशन होता गया जैसे जैसे। ठीक है, तो पुराने टाइम में जैसे कि उनका खाना अलग था, वो अदर इन्वायरमेंट में रह सकते थे। ठीक है, बिना कपड़ों के भी वो लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में नहीं रह सकते। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ? टाइम टू टाइम इवोल्यूशन हुआ, और ये इवोल्यूशन का रीजन क्या है? वेरिएशंस। जैसे जैसे वेरिएशंस आती गई, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो भी इवोल्व होता गया, और इवोल्यूशन के कारण ही ऑर्गेनिज्म को बेटर एडेप्टेबिलिटी मिली सरवाइव करने की, किसी भी इन्वायरमेंट में, कैसे भी, कोई भी एडवर्स कंडीशन में भी। ठीक है, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।